अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट से किया खिताब। बोली, तुलबा वसीतर मफादात में टैलेंट का करे इस्तेमाल। तेलंगाना में जराइम की शरह में 4.4% का इजाफा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने प्रेस मीट में पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा, जारिया साल 612 करोड़ रुपए के ट्रैफिक जुर्माने आयद किए गए। अंजनी कुमार आईपीएस तेलंगाना के इंचार्ज डीजीपी। दीगर आईपीएस ओहदेदारों के भी किए गए तबादले। वजीर सेहत हरीश राव ने सिरपुर में किया 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की जा रही है नकल। बीआरएस एमएलसी कविता से बॉक्सर निखत जरीन और शूटिंग चैंपियन ईशा सिंह की मुलाकात। दोनों चैंपियंस को कविता ने दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो खुद बाइख्तियार बने और दूसरों को भी बाइख्तियार बनाएं। उन्होंने आज शहर हैदराबाद के जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन, बीएम मालिनी नर्सिंग कॉलेज, सुमन जूनियर कॉलेज ऑफ महिला दीक्षा समिति के तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को खुद की कामयाबी पर मुतमईन और खुश नहीं होना चाहिए। सदर ने कहा कि इंजीनियर्स दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इंजीनियर्स बड़े पैमाने पर आवाम के फ़ायदे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सामने आएंगे और लोगों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। सदर ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन हर शोबे में कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। उन्होंने कई यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशंस में शिरकत करते हुए देखा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां गोल्ड मेडल्स हासिल कर रही हैं। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। महिलाओं को आगे लाने के लिए सक्षम संस्था समिति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं और ये वाला अनुष्ठान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। कुछ बच्चे तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह के अनुष्ठान, इसी तरह के कॉलेज खोलने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। यहाँ राज्य सरकार के मंत्री महोदया भी है, केंद्र सरकार के मंत्री भी है। मैं जरूर उनके थ्रू जरूर सरकार के पास जाएगा। वो भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहते हैं महिला पुरुष दोनों सशक्त हो। इसीलिए ये सबके साथ सबके विकास का जो नारा, सभी नीचे रहने वाला भी और महिला पुरुष दोनों, मुझे लगता है अभी बहुत सारे महिला कॉलेज, बहुत सारे कोच, बहुत सारे लोग को एजुकेशन में पढ़ना शुरू किए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को एजुकेशन में अपने गर्ल चाइल्ड को को एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बॉयज के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, कॉम्पीट करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम में भी दम है, हम भी कर सकते हैं। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट करते हुए तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि साल 2022 में रियासत में बहैसियत मजमूई जराइम की शरह में 4.4% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल साइबर क्राइम के मामलात में 57% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में कत्ल के 762, अस्मत दरी के 2126 और पॉक्सो के 2432 मामले सामने आए हैं। वहीं खवातीन के खिलाफ जराइम के 17,908 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसी तरह 19,456 सड़क हादसा पेश आए, जिनमें 6,746 लोगों ने अपनी जान गंवाई। डीजीपी ने मजीद कहा कि साल 2022 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 612 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1,65,84,000 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। రాష్ట్రమంతా ఒక సంవత్సర కాలంలో ఇక్కడ మేజర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్
శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగే విధంగా, ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యే విధంగా ఎలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో దాదాపుగా మనకు ఉన్నటువంటి 800 పోలీస్ స్టేషన్స్లో ప్రతి అధికారి దగ్గర నుండి వాళ్ళు ఒక జీరో టాలరెన్స్ తోటి మనము ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈవెంట్స్ రాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓనర్షిప్ తీసుకొని ఈరోజు సంవత్సరం అంతా కూడా శాంతి భద్రతలను వాళ్ళు పరిరక్షించడం జరిగింది. ఇదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే క్రైమ్కి వచ్చినట్లయితే మనకి ఓవరాల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సర కాలంలో 4.44% ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్రైమ్ వచ్చింది. అయితే అది క్రైమ్ ఎందుకు రావడం అనేది అనలైజ్ చేసినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ కేమ్ అండర్ ది సైబర్ క్రైమ్. ఓవరాల్గా స్టేట్లో గత సంవత్సరంతో చూస్తే మనకి 57% మనకి ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్ రావడం జరిగింది. సో ఈ జనరల్ హెడ్స్ వైజ్ మనం చూసినట్లయితే మర్డర్ ఫర్ గెయిన్లో 52% రిడక్షను, డెకాయిటీలో 35%, మర్డర్స్లో 12.5% రిడక్షను, కల్పబుల్ హోమిసైడ్లో 47% రిడక్షను, రేప్ కేసెస్లో 17% రిడక్షను, రాయిటింగ్స్ 11%, అట్లాగే ఎన్డీపీఎస్ కేసులలో 5%, క్రైమ్ అగెనిస్ట్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్లో 1.28%, పోక్సో యాక్ట్ కేసెస్లో 0.5% రిడక్షన్ జరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొన్ని హెడ్స్లో ఇది పెరగడం కూడా జరిగింది. రాబరీ 7%, బర్గ్లరీ 1%, థెఫ్ట్స్ 5%, కిడ్నాపింగ్ బేసిక్గా ఈ కిడ్నాపింగ్స్ అనలైజ్ చేసినప్పుడు టెక్నికల్గా ఎలోప్మెంట్ కేసులన్నీ కూడా మైనర్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాటిని కిడ్నాపింగ్గా మనం రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాంట్లో 15% ఇంక్రీజ్ ఉంది. అట్లాగే హర్ట్ కేసెస్ 3% ఇంక్రీజ్, క్రైమ్ అగెనిస్ట్ ఉమెన్లో 3.8% ఇంక్రీజ్ కనిపించినా దాంట్లో మనం ఏ హెడ్స్లో ఇంక్రీజ్ అయిందని చూస్తే రేప్స్లో తగ్గినప్పటికీ కూడా, పోక్సో యాక్ట్ కేసుల్లో తగ్గినప్పటికీ కూడా మనకి డౌరీ హరాస్మెంట్ కేసులు అయితే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని కింద, అట్లాగే బైగమీ కింద ఈ 2 మేజర్. अंजनी कुमार आईपीएस को तेलंगाना का इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किया गया है। मौजूदा डीजीपी महेंदर रेड्डी इस माह की 31 तारीख को रिटायर्ड हो जाएंगे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने अंजनी कुमार को इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल अंजनी कुमार एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह डीएस चौहान को रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। महेश भागवत जो कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं को सीआईडी का एडिशनल डीजी मुकर्रर किया गया है। वहीं रवि गुप्ता को एसीबी के डीजी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने राबी के मौसम में फसल उगाने के लिए रायतू बंधु स्कीम के तहत आज दूसरे दिन 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई है। इस तरह 96 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई। किसानों की 24,36,775 एकड़ अराजी पर फसल उगाने के लिए 1,218 करोड़ 38,93,475 रुपए जारी किए गए। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम से किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है और कई मुकामात पर किसानों ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया है कि तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है और बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की नकल करते हुए पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर में 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, रायतू बंधु की नकल करके मुख्तलिफ रियासतों में उसको नाफिज किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी, वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, ज़िला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर चाहत बाजपाई, रुकन असेंबली कोनेरू कोनेप्पा, म्युनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन, डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद था। మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు వైద్యం కోసం తెలంగాణకు వస్తున్నారు, డెలివరీల కోసం తెలంగాణకు వచ్చేంత గొప్పగా ఈ ప్రాంతాన్ని ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా డయాలసిస్ సెంటర్ గురించి ఎమ్మెల్యే గారు అడిగారు. చేస్తాం, తప్పకుండా చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఆలోచనలు ఇచ్చి వారిని ఒక్క ఖాళీ లేకుండా నింపేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం. మీ డిఎంఎన్హెచ్ఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి చాలా డైనమిక్ ఆఫీసర్. ఆయన కరోనా వచ్చినప్పుడు గాంధీ దవాఖానలో ఆయన సేవలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి సేవలు అందించింది. ఈ జిల్లా ముద్దుబిడ్డ ఆయన ఏది కోరి నా ప్రజలకు సేవ చేస్తా అని అడిగి ఆసిఫాబాద్ జిల్లాకు వచ్చింది.
तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ईशा सिंह ने बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता से मुलाकात की। कविता ने इस खसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि निखत की कामयाबियों और कारनामों पर हमें फख्र है। कविता ने ट्विटर पर न सिर्फ निखत जरीन से की गई मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट किया बल्कि मुस्तकबिल में निखत जरीन की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले निखत जरीन ने भोपाल में मुनक्किदा 6th एलीट विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की थी, जिस पर कविता ने उनको मुबारकबाद दी। तेलंगाना के शहर महबूब नगर के खलील चौक इलाके में मस्जिद महमूदिया व मदरसा महमूदिया का आज याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ हसाख, जिला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर यूथ मजलिस एडवोकेट जाकिर, काउंसलर्स सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मुश्ताक रशीद, मोहिउद्दीन, मोहम्मद महबूब के अलावा दीगर मेहमानान और मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। महबूबनगर टाउन में नल की बोली खलील चौक के पास एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। अभी ज़ोहर की नमाज से उसका इफ्तिताह किया गया और मोहतरमा अलिया अब्दुल अलीम साहब इसकी तामीर करे हैं और उनके शौहर के इसाल साहब के लिए ये छोटी सी मस्जिद तामीर हुई और इसमें मस्जिद मदरसा भी चलाया जाएगा। फिर अल्लाह का नाम लेकर इसका इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर महबूबनगर के मजलिस के तमाम कायदीन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ साहब, ये तमाम लोग इसमें शरीक रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद रखे, बस्ती वालों को तौफीक दे के इस मस्जिद को आबाद रखे। जिस बस्ती में मस्जिद होती है तो तमाम बस्ती पे अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो तमाम बस्ती वाले इस मस्जिद से इस्तिफ़ादा करें, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारें। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। साबिक़ रियासती वज़ीर मरहूम अलहाज मोहम्मद फ़रीदुद्दीन की पहली बरसी के मौके पर आज ज़हीराबाद में वाक़ मदरसा इस्लामिया खैरुल उलूम में बच्चों को खाना खिलाकर दुआ की गई। वाज़ेह हो कि 1 साल क़ब्ल रियासती वज़ीर मोहम्मद फ़रीदुद्दीन का मुख्तसर अलालत के बाइस एक खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया था। इस मौके पर मदरसा के हुफ़ाज़ और बच्चों के अलावा BRS कायदीन मोहम्मद बासित, नामा रविकरण, साबिक़ टाउन सदर मोहम्मद याकूब, मोहम्मद नसीर, श्रीकांत, मोहम्मद जहांगीर, अकरम, संदीप और दीगर मौजूद थे। बादियादा ज़हीराबाद बस स्टैंड में भी भूखों को खाना खिलाया गया। बचपन में बच्चों के लिए काम का इंतजाम किया गया था, इसलिए उनके लिए दुआ की गई कि अल्लाह उनको जन्नत से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह उनके अहल व अयाल को खुशहाल रखे। आमीन आमीन। हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी। హైదరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలలో కుల మత వర్ణ విభేదాలు లేకుండా కొన్ని లక్షల మంది అభిమానులు గుండెల్లో చోటు కల్పించుకున్నటువంటి వ్యక్తి దివంగత మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు ఫరీదుద్దీన్ గారి ప్రథమ వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయన అభిమానుల ఆధ్వర్యంలో జైరాబాద్ పట్టణంలోని రంజోల్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మదర్సా విద్యార్థులకు అల్పాహారాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మహమ్మద్ ఫరీదుద్దీన్ గారు జీవితం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే వేరే రాజకీయ నాయకులకు విభిన్నంగా వారు ప్రతిరోజు కూడా జైరాబాద్ ప్రజల అభివృద్ధిని కోరుకునేవారు, జైరాబాద్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిని కోరుకునేవారు. ఈరోజు ఆయన జైరాబాద్ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక శత్రువు లేని రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన జైరాబాద్ చరిత్రలో లిఖించుకోబడినాడు.
కాబట్టి ఫరీదుద్దీన్ గారు సార్ గారు ఏవైతే ఆశయాలు ఉండేనో ఈరోజు వారి అభిమానులందరం కూడా ఆ ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి మేమందరం కూడా సార్ నడిచిన బాటలో ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఈరోజు అందరం కూడా సార్ ఆత్మ శాంతించాలని, వారి ఆత్మ ఎక్కడున్నా కూడా సుఖంగా ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు అందరం కూడా మేము సర్వమత ప్రార్థనలు అన్ని కులస్తులు అన్ని మతస్థులం కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క సార్ గారి వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. तेलंगाना के वजीर आला वो बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव के समधी रियासती वजीर बल्दी नजमुनक्स केटीआर के ससुर चल बसे। बताया जा रहा है कि 72 साला हरिनाथ का आज जुमेरात की दोपहर कल्ब पर हमले से देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से खराबी सेहत का शिकार थे। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े एक खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां दौरान इलाज हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। सीएम केसीआर, वजीर केटीआर और दीगर रिश्तेदारों समेत सियासी कायदीन ने दुख का इजहार किया है। बढ़ती महंगाई आम आदमी के जेब पर मजीद बोझ बनती जा रही है। आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया का हिसाब हो गया है। ये कहना है तेलंगाना के ज़िले निर्मल के शहर भैंसा के आम शहरियों और ताजिरीन का। भैंसा की अवाम रियासती और मरकज़ी हुकूमत को बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाते हुए अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में देखिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की ये खास रिपोर्ट। बाड़ापुरी के नाम से बहुत से मशहूर है, जो इन शॉप पे हर एक चीज़ मिलती है, हर एक जड़ी बूटी की चीज़, हर एक दवाई चीज़, हर एक आइटम इनके पास मिलता है। आइए आज इनका भी हाल क्या है कारोबार के हद तक इनसे मालूमात करेंगे। सर आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम प्रणेश। प्रणेश सर, कैसा है कारोबार इस मार्केट में? महंगाई तो ज़्यादा हो गई, अब आपको कैसा लगा इस महंगाई के बारे में बोलिए सर। अभी ये 6 महीने से तो बहुत ही मार्केट 25% तक आ गया जी। तो क्या है, कास्का के पास मेन पैसा नहीं रहने से, डोनेशन नहीं होने से धंधे भी बहुत से होटल हो गए, उसका खर्चा भी निकालना मुश्किल हो गया जी। और कपास का रेट बहुत कम रहने से जी, और जो भी आजकल जो मेहनत करना भी बहुत तो लोग कम कर दिए जी। इससे क्या है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया, मार्केट में पैसा रिजर्वेशन हो रहा नहीं जी। और क्या है सर आपकी दुकान तो भैंसे में बहुत काफ़ी मशहूर है, आपके पास हर एक आइटम मिलता, मगर आप ये बोलिए कि इस साल आपको कैसा लगा? कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि कोई आम आदमी के पास पैसा नहीं है, हर कपास का रेट कम है, हमारे उसका रेट नहीं मिला, उसके बारे में सर बोलिए। वो तो क्या है, जब कपास नहीं था जब 12,000 था जी। अब कपास आ गया, अब 6,000 हो गया, 7,000 हो गया जी। ऐसा होगा क्योंकि काश्तकार को जब पैसा रोटेशन होगा जी सर, उसकी वजह से क्या है, मेन एफर्ट बिजनेस में गिरा है जी सर। उससे अपन क्या है, कुछ स्टेप बड़ा धंधा बिजनेस करेंगे जी सर। ऐसा कुछ नौकरियों में बढ़ाएंगे, नौकरियों में कुछ ऐसा आशी नहीं है जी सर। उसकी वजह से क्या है, बहुत डल हो गया मार्केट भी, उससे निराश भी हम। आइए हमारे साथ मौजूद है दुकान के मालिक सरफराज साहब, जो आर्टिकल भी लिखते हैं, और उनसे मालूमात करेंगे कि इस मार्केट का हाल कैसा है। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं सर, बताइए सर इस मार्केट का हाल क्या है सर। पहले तो बीबीएन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मार्केट का अगर जो हम सूरत हाल पर अगर नज़र डालेंगे तो पिछले कोविड के बाद से मार्केट पूरी तरह से मंदी पड़ी है जी। पूरे हालात ये बन चुके हैं कि कोविड के बाद से जो कारोबार कोविड से पहले होता था वो कारोबार कोविड के बाद से मुकम्मल ठप है, जिसकी एक अहम वजह कोविड भी हो सकती है, कोविड है, लेकिन दूसरी अहम वजह ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के तहत जो नोटबंदी का इक़दाम उठाया गया, फिर या GST रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत, तो मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो पूरी इस मार्केट की मईशियत के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ इक़दाम करें ताकि दोबारा मार्केट अपने आप को उभर सके। फिर उसके अलावा जब रियासती हुकूमत की अगर बात आती है तो रियासती हुकूमतों को भी चाहिए कि जिस तरह से आज माशी हालत डाउन हो चुकी है, अभी मैं हालिया एक रिपोर्ट देखा हूँ कि वो रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि 2023 के अंदर आलमी मंदी की सूरत हाल पैदा होने वाली है। 2023 ये बताया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक कि 2022 से भी ज़्यादा 2023 बदतरीन साल रहेगा मैशियत के लिए। तो ये रियासती हुकूमत को इस तौर पर या मरकज़ी हुकूमत को हसास तौर पर लेना चाहिए
ये हमारे सरफराज थे जो काफ़ी अच्छा बताए हैं, और हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, महंगाई दुनिया की बढ़ गई है उसके बारे में सोचे। और सरफराज साहब का ये भी कहना है जो चालान जो गाड़ियों को जो चालान मारे उसके बारे में भी सोचे, क्योंकि आम आदमी को खुद कमाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा, वो गाड़ियों का चालान कहाँ से भर सके, ये सरकार को सोचना चाहिए, ये सरफराज साहब का कहना है। और सरफराज साहब बार बार हुकूमत से ये कह रहे हैं कि इस बार जो 2023 आने वाला है वो भी इतना मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, ये सरफराज साहब का कहना है कि अभी से ही इसका सोचे, इसके बारे में कुछ अमल करें और कुछ अच्छा करें, ये सरफराज साहब का कहना है। मैं कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़। तेलंगाना एनजीओज हैदराबाद की जानिब से एम्प्लॉयज़ ग्रीवियंस सेल वीक के तहत आज सदर SM हुसैनी मुजीब की क़यादत में दीगर जिम्मेदारान ने वक्फ बोर्ड पहुंचकर एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। सरकारी मुलाजिमीन के पूरे प्रमोशंस हो गए, PRC आ गई, फिर नई PRC आने के लिए तैयार है, 3 DA आना है, वो भी रिलीज हो रहे हैं। मगर वक्फ बोर्ड में जो स्टेप मदर एटीट्यूड आप लोग कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। अभी भी मौका है, अभी भी मौकूफ है। आप बताइए, अगर हमारे से कोई गलती हुई तो 1000 लोगों में माफ़ी मांगने के लिए पीछे नहीं जाएंगे, मगर हम ऐसा ही करेंगे, आप ऐसा ही करो बोले तो किसके बाप को सुनने वाले नहीं है। 100 को 100% हमारे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को इंसाफ हुए तक इंशाल्लाह मैं सामने रह के पूरे मसाइल हल करूँगा। कोपुलेश्वर साहब से भी मैं पिछले महीने मिला था, वो भी मेरे को बात दिए, एक 10-15 दिन में मसाइल हल करते बोले। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब के सदारत में उनसे भी मिलेंगे। बहरहाल आपसे फिर एक बार मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मसीहुल्लाह साहब से। मसीहुल्लाह साहब आप चेयरमैन हैं और आपको पूरे पावर्स है। जो कानून बता रहा है, जो अम्बेडकर साहब लिखे तो कानून है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे एम्प्लॉयज़ के हक में जो हक है उनका हक दीजिए। छोटे एम्प्लॉयज़ है, 4-4 महीने से 5 महीने से 500 रुपये डेली वेज एम्प्लॉयज़ है, उसकी तनख्वाह रोक रहे। अगर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह एक दिन अगर लेट आई तो 10 जनों को हम लोग पूछते भाई हमारी तनख्वाह क्या हुई। मगर आप लोग सोचिए, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की जागीर नहीं है। आदिलाबाद आंगनवाड़ी यूनियन लीडर सुनीता ने आंगनवाड़ियों के महाधरने में NHTS के ऑनलाइन तरीक़ेकार को मनसूख करने का मुतालबा किया। CITU ने आज जुमेरात को ज़िला मरकज़ में ICDS ऑफिस के सामने एक महाधरने की कॉल दी थी, जिसमें आंगनवाड़ियों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। बाद उन्होंने आंगनवाड़ी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और PF, ESI, पेंशन और इंश्योरेंस की सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर CITU लीडर किरण और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने ऑपरेशन चबूतरा का आगाज कर दिया है। रातों में गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चबूतरा के दौरान कल रात पुलिस ने पुराने शहर के संतोष नगर और कंचन बाग इलाके में 19 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इन नौजवानों की बाद-ए-अज़ां काउंसलिंग की गई। कंचन बाग पुलिस इंस्पेक्टर आनंद किशोर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जॉइंट CP सर CCS वो आज रात को ऑपरेशन चबूतरा करके चबूतरा में कौन कौन बैठता वो लोग को बुला के वो लोग को काउंसलिंग करो बोला। वो इन्फॉर्मेशन में डिवीज़न में एक जगह में करो बोले तो हमारा मादानापेट, संतोष नगर और कंचनबाग पुलिस वाले 3 पुलिस स्टेशन से इधर आके वो ऑपरेशन चबूतरा कंडक्ट करा। इसमें कम से कम 19 मेंबर्स को पकड़ा और एक ऑटो और 3 टू व्हीलर्स को हैंड ओवर करा। तो ये सब को पुलिस स्टेशन को लेके जा रहा हूँ। वो लोग को काउंसलिंग करके कल सुबह छोड़ देते हैं। सर पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? वो रात में 1 बजे का बाद में कोई भी नहीं फिरना, वो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होता, उसके वास्ते वो शॉप्स भी 12 बजे को 1 बजे को रेस्टोरेंट्स बंद करना, 1 बजे को वो बेकरी वो फूड आइटम्स वाले वो लोग भी बंद करता।
फिर 1 बजे का बाद में एरिया में कोई भी नहीं फिरना बोल के ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शंस है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कस्टम्स के हुक्काम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के पास से 827 ग्राम सोना जब्त कर लिया। कस्टम्स के अहदेदारों ने जुमेरात की सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान श्रीधर कुमार नामी शख्स के पास से ये जर्द धात जब्त की, जो बिस्किट की शक्ल में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ज़िला राजन्ना सरसल्ला की पुलिस दोस्ताना पुलिस और पुलिस की शफाफ कारकर्दगी की पॉलिसी ने पुलिस पर आवाम का एतमाद बढ़ा दिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ज़िले में साल 2022 के दौरान जराइम जैसे वाक़यात में बतदरीज कमी हुई है। ये बात ज़िला SP BK राहुल हेगड़े ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िला पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में जराइम में 20.6% कमी हुई है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। నాన్ ఫెటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ 2021లో 80 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి, 2022లో 92 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. మనకు గ్రీవియస్ హర్ట్ 52 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి పోయిన సంవత్సరం. 2022లో 29 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. 44.2% రిడక్షన్ ఉంది గ్రీవియస్ హర్ట్ కేసెస్లో. సింపుల్ హర్ట్ కేసెస్ 2021లో 406 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి, 2022లో 315 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. మనకు 22.41% రిడక్షన్ ఉంది. రేప్ కేసెస్ పోయిన సంవత్సరం 35 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి, ఈ సంవత్సరం 38 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ పోయిన సంవత్సరం 181 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి, ఈ సంవత్సరం 148 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయింది. అరౌండ్ 18% రిడక్షన్ ఉంది. ఉమెన్ రిలేటెడ్ అఫెన్సెస్ పోయిన సంవత్సరం 84 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయింది, ఈ సంవత్సరం तेलंगाना इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 51st सीनियर नेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप मेन एंड वुमेन का इनेकाद जनवरी 2023 की 5 से 8 तारीख तक अमल में आएगा। ये मुकाबले LB स्टेडियम में मुनक्किद किए जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव ने दीगर जिम्मेदारान के साथ एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। ఈ కార్యక్రమం ఎట్లా ఏ విధంగా విజయవంతం చేయాలనే ఆలోచనలో ప్రతి ఒక్కరు పక్కకి ఉన్న మొన్ననే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆంధ్ర కేసరి ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న అంజనేయులు పైల్వాన్ గారి రంగారెడ్డి చైర్మన్ వీళ్ళందరూ కూడా అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి కూడా శాంతియుత వాతావరణంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా కులమతాలకు అతీతంగా అందరూ పైల్వాన్లు ఇలా భాగస్వాములు అవుతారు. అట్లాంటి కార్యక్రమం జరగబోతుంది. నా పెద్ద ఎత్తున విజయ్ కుమార్ యాదవ్ గారు ప్రముఖ మల్ల యోధుడు, ప్రముఖ రెజ్లర్, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కుస్తీలు ఆయన స్వయాన కొట్లాడిండు. అదేవిధంగా ఆంధ్ర కేసరి, రుస్తుమి ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ అట్లా ఎన్నో టైటిల్ कुश्ती చేయడం. तालीम हर इंसान की ज़रूरियात में से एक अहम बुनियादी ज़रूरत है और तालीम से ही इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की की मनाजिल तय करता है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने शहर मुस्तकिल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर बॉटनी लेक्चरर आसिया उन्नीसा, जो गुज़िश्ता 1 साल से मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से लेक्चरर ना होने के सबब जूनियर कॉलेज में तलबा को बिला मुआवजा पढ़ा रही हैं। मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना की जानिब से म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ान की क़यादत में BRS अक़लियती क़ायदीन ने माली इमदाद हवाले की और ख़िदमात की सताइश की। इस मौके पर लेक्चरर फजलुर रहमान ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कूल से जहाँ पर टीचर्स नहीं है, मगर ऐसे टीचर्स जो बिल्कुल अपनी जो उनके माँ बाप उनको जो पढ़ाने के बाद उनको जिस काबिल बने, वो काबिलियत लाकर आप लोगों के पास जो फ्री में दिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका आप लोग की शुक्रिया अदा करें और आप लोगों की जब भी आगे चल के जो भी बनेंगे ये चीज़ आप सोचो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैसा और सब तो ये तो कॉमन बात है, ये देना है, लेकिन जो टाइम और जो ज़िंदगी में उन्होंने जो कमाए वो टाइम के साथ जो पढ़ाई आपको जो पढ़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात, ये कोई नहीं दे सकता है। तो इसके लिए मैं वो टीचर का फिर एक बार जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ
उसके बाद तो जो भी बोला गया थे, इससे पहले सदर साहब फीस के लिए भी बोले थे, तो हमारे जोगरामाना साहब एमएलए साहब से मैं बताया तो ठीक है, हमको तो एजुकेशन के मामले में हर वो चीज़ करना है, हम इतना सब कर रहे तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाओ और ये जाके ये पैसे लेके काम करो बच्चों का, बोल के बोले। उसके बाद फिर ये आने के बाद बोलने के बाद मैं साहब को फिर बताया, तो साहब फिर क्या बोले, आपको मैं बार बार ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये चीज़ करो, आप बोलना पैसे ले लेना, लिया के बाद दे देना, क्योंकि अभी ये टाइम इसमें थोड़ा लेट हो गया, इसमें साहब बिल्कुल गुस्सा करे कि तुम अभी तक कहीं को नहीं गए, कहीं को नहीं दिया बोले। तो आपको बताने का मकसद क्या है बोले तो पैसा एजुकेशन के मामले में जितना पैसा हमारे केसीआर साहब और जोगरामाना साहब आज इलाहाबाद के अंदर दे रहे हैं ना। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट से किया खिताब, बोली तुलबा वसीतर मफादात में टैलेंट का करे इस्तेमाल। तेलंगाना में जराइम की शरह में 4.4% का इजाफा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने प्रेस मीट में पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा जारिया साल 612 करोड़ रुपए के ट्रैफिक जुर्माने आयद किए गए। अंजनी कुमार आईपीएस तेलंगाना के इंचार्ज डीजीपी, दीगर आईपीएस ओहदेदारों के भी किए गए तबादले। वजीर सेहत हरीश राव ने सिरपुर में किया 30 बिस्तरों के अस्पताल का इफ्तिताह, कहा तेलंगाना तमाम शोबों में आगे, बीआरएस हुकूमत की स्कीमात की जा रही है नकल। बीआरएस एमएलसी कविता से बॉक्सर निखत जरीन और शूटिंग चैंपियन ईशा सिंह की मुलाकात, दोनों चैंपियंस को कविता ने दी मुबारकबाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।